हेलो एवरीवन, झारखंड फेस्ट में आपका स्वागत है। झारखंड फेस्ट में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। ये हमारा झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज, झारखंड के भूमि संबंधी कानून का सीरीज चल रहा है। हम लोग चैप्टर 8 तक कवर कर चुके थे। हमारा अब चैप्टर 9 शुरू होगा। ये सब चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी को पता है कि झारखंड एसआई का भी वैकेंसी निकलने वाली है। झारखंड के बीएड वाला भी एग्जाम होने वाला है, मतलब झारखंड जेटेट वाला भी एग्जाम होने वाला है। उसका जेपीएससी 11th की वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। उसका झारखंड का सचिवालय वाला एग्ज़ाम, उसका जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये सारे जेएसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे जेटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड एसआई का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। झारखंड लैंड रिलेटेड लॉज का जेपीएससी 11th के लिए तो हमारा टारगेट है ही, उसमें ये लगभग 24 से 26 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेपीएससी के लिए तो एकदम ये फुल्ली फोकस्ड है। उसके अलावा दूसरे एग्जाम में भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। चलिए हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर आज 9th हमारा होने वाला है, लगान के बारे में साधारण उपबंध। ये हमारा आजकल चैप्टर में हम लोग आर्टिकल्स जाएंगे 52 से 63 की ओर। उसमें 52 में किस्त लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष, मतलब इसमें प्रत्येक तिमाही में 4 बार समान किस्तों में जमा होगा। मतलब ऐसे कहा गया है कि कितने किस्त में हमको भूमि का जो हमारा टैक्स है, लैंड टैक्स है, उसको हम लोग कब जमा करना होता है। साल में टोटल 4 बार जमा करना है, तिमाही में जमा किया जाता है। अगर हम लोग इस पर नहीं जमा करते हैं इस तिमाही के पीरियड में, उस पर भी टैक्स लगता है, मतलब उस पर भी मतलब इंटरेस्ट लगता है। ऐसे नहीं है कि उस पर नहीं जमा करेंगे तो अगले साल आपको जमा करना पड़ेगा। अगले साल इसमें आपके ऊपर इस पर इंटरेस्ट लगेगा। मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट लगेगा उसका आय में भी इसको हम बताएंगे। कितने प्रावधान है, कितने का जुर्माना है, उसमें अलग है। लगान भुगतान ये 52 में ये बताया गया है कि कितने साल में कितने 4 बार हर तिमाही में आपको किस्त जमा करने का होता है, मतलब आपको रसीद कटवाने का होता है सालाना, मतलब ये है। उसका लगान भुगतान की रीतियाँ को किस तरह से आप जमा कर सकते हैं। जमा कचहरी में जाकर के मनी ऑर्डर से किया जाता है, या फिर लगान की राशि भूस्वामी अभिकर्ता के द्वारा उपायुक्त को किया जाता है। किसके पास जमा किया जाता है? जमा माल कचहरी में या फिर मनी ऑर्डर के द्वारा जमा किया जाता है, या फिर लगान की राशि भूस्वामी या अभिकर्ता के द्वारा उपायुक्त के यहाँ जमा किया जाता है। ये 53 में इसकी चर्चा है। 54 में लगान और उनके ब्याज की रसीद की चर्चा है। वही है कि इसमें मैक्सिमम अगर आप लगान उस पर दिए गए ब्याज की राशि का भुगतान, उसके रसीद निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब जो भी अगर आप लगान देते हैं तो उसमें आपको रसीद प्राप्त करने का, निःशुल्क रसीद प्राप्त करने का अधिकार है। लगान के रसीद और भूस्वामी अगर दे नहीं होते हो तो 1 माह का कारावास और 100 रुपये का जुर्माना का भी दंड का प्रावधान है। अगर आप लगान का जो आपके लैंड पर जितने का लगान है, जितने का आपके ऊपर ये बनता है, लैंड टैक्स बनता है, अगर आप उसको नहीं देते हैं तो उसमें भूस्वामी नहीं देता है तो उस केस में 1 महीने का कारावास और 100 रुपये का जुर्माना या दोनों का दंड का प्रावधान है। उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप, ये 54 में है। इसके मतलब लगान का मतलब दंड का प्रावधान। उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप, यदि रसीद कोई देने से इनकार करता है, उपायुक्त न्यायालय में उसके लिए आवेदन कर सकता है। मतलब अगर आपने रसीद कटाया, अगर आपको रसीद नहीं मिल रहा है, इसके अगेंस्ट आप उपायुक्त के न्यायालय में, मतलब डीसी का भी एक अपना न्यायालय होता है, उसमें आप जाकर के इस पर केस कर सकते हैं। जमा प्राप्ति के लिए भुगतान की प्रक्रिया, भुगतान में विवाद होने पर लिखित आवेदन कर सकते हैं और आधार उपायुक्त लगान जमा के रसीद दे देगा। मतलब अगर विवाद होने पर आप उपायुक्त के पास जा सकते हैं। ज़्यादातर केस अब हम लोग बोलते हैं ना डीसी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जो कलेक्ट करने वाला है, टैक्स को कलेक्ट करने वाला है, इसका एक फुल फॉर्म भी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उनको प्राचीन नहीं, मतलब हम लोग अंग्रेजों काल के टाइम्स में ये कलेक्टर का नाम उस समय से ही आया है, जो टैक्स को कलेक्ट करने वाला था। तथा उपयुक्त इसकी सूचना भूस्वामी को देगा। भुगतान विवाद किसमें हम लोग डीसी के पास ये कर सकते हैं, और उसके ये मतलब दोनों पार्टी को इसके लिए सूचना किसके थ्रू से जाएगी? उपायुक्त के थ्रू से जाएगी। 57 में जमा के पूर्व लगान के लिए वाद विवाद की परिसीमा, धारा 244 के 56 में हम लोग सारा धारा तो हम लोग नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वहां तक ही जाएंगे। 56 के अधीन तालीम में 6 महीने के अंदर वाद विवाद की परिसीमा है। मतलब
जमा के पूर्व मतलब हम लोग 6 महीने के अंदर में ही इस पर हम लोग कोई भी वाद विवाद और आवेदन की परिसीमा है, मतलब 6 महीने के अंदर ही हमको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन की तारीख कब से है? जब से हमारा प्रक्रिया शुरू होता है उसके 6 महीने के अंदर ही हम लोग को लगान के रिलेटेड कोई भी हमने जैसे हमने कहा कि हमको रसीद नहीं मिली है, अगर हमको आपको लगान किसी ने दिया है तो उसके आपको 6 महीने के अंदर में इसके विरुद्ध में आपको आवेदन करना पड़ेगा, और नहीं तो 6 महीने के बाद आपको इसके बारे में आपका आवेदन नहीं सुना जाएगा। लगान का बकाया और उस पर ब्याज का प्रावधान। लगान की किसी भी किस्त जिस दिन देय होगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि उस पर ब्याज का प्रावधान है। आपको जिस दिन भी लैंड टैक्स जो है उसको लास्ट दिन के सूर्यास्त से पहले आपको जमा कर देना। अगर आपने उसके लास्ट दिन के मतलब उसके सूर्यास्त से पहले, मतलब जो आपका लास्ट डे है, लास्ट डे के सूर्यास्त से पहले आपने जमा नहीं किया तो आपका लगान बकाया समझा जाएगा। 58 में इसकी चर्चा है, आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में वही है हमारी चर्चा है। पहला चर्चा वही है कि सूर्यास्त से पहले आपको इसकी जमा करना पड़ेगा। यदि भूस्वामी सरकार हो तो, यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो तो कृषि वर्ष के अंत तक लगान का भुगतान ना होने पर लगान बकाया समझा जाएगा। वही है कि आपको वर्ष के अंत तक में, अगर भूस्वामी सरकार है मतलब अगर सरकार की भूमि है तो उस पर भी सरकार को भी सही टैक्स में है, उसको भी साल के अंत तक में उसको भी सरकार को भी जमा करना पड़ता है। उसमें मैक्सिमम आपको हमने बताया था मैक्सिमम कितना का इंटरेस्ट लगता है। अगर आप टाइम पीरियड में आप लोग जमा नहीं करते हैं तो 6.25 आपको हमने बताया था तिमाही जमा करने का प्रावधान है। लेकिन तिमाही आप नहीं जमा करते हैं तो आपको कितने % का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस पर टैक्स पर कितने % का इंटरेस्ट लगेगा? 6.25% का साधारण ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अगर यदि आप पहले वर्ष का आपका बकाया है, अगर आप दूसरे वर्ष जमा करते हैं तो अधिकतम 3% का ब्याज रेट है, उसकी चर्चा इसमें की गई है 58 में। भूधारक की बेदखली के बकाये के कारण के पट्टे को रद्द किया जाएगा। यदि कोई भूधारक लगान का बकाया हो तो उसे पट्टे को रद्द किया जा सकता है। मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर भूधारक पट्टे अगर बकाया को देता ही नहीं है तो उसको उनके पट्टे से रद्द किया जा सकता है। 59 में इसकी चर्चा है। 60 में लगान का बकाया का काश्तकारी का प्रथम भार होगा। मतलब अगर लगान किसी लैंड होल्डर ने अपना लैंड किसी काश्तकार को जमीन दे दी हो तो उससे पहले अपने टैक्स को वो क्लियर कर देगा, उसके बाद उसको मतलब तारीख से पहले लगान के भार से मुक्त कर देगा। उसके बाद वो काश्तकार को अपनी ज़मीन के बाद ये अब काश्तकार अब उसके ऊपर टैक्स देगा। उसके पहले का टैक्स को वो लैंड होल्डर मतलब भूत्रापित मतलब जो पहले लैंड के ओनर हैं उनको वो जो टैक्स देते हैं उसको क्लियर करने के बाद काश्तकार को के पास ये वही कहा गया। साधारणतः लगान का भार काश्तकार पर होता है, परंतु लगान का बकाया का भुगतान करने हेतु तो काश्तकार का विक्रय कर दिया जाए तो खरीदार और काश्तकारी के विक्रय की तारीख से पहले लगान का भार को मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब खरीदार पहले उसको मुक्त कर देगा, पुराना टैक्स को क्लियर कर देगा, उसके बाद ज़मीन की काश्तकारी दूसरे को दी जाएगी। थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब काश्तकारी किसी को दी जाती है लैंड के बदले में, मतलब ये करने में, तो उससे पहले पुराने टैक्स को क्लियर कर लिया जाता है। वस्तु रूप में देय का रूपांतरण। किसी अधिभोग रैयत का लगान का भुगतान, अगर कोई फसल के रूप में टैक्स जमा करते हैं, अगर वो कन्वर्ट करना चाहता है नगद के रूप में, इसके लिए उपायुक्त से परमिशन लेना मिलेगा। उसको भी उपायुक्त के लिए के बाद भी इसको फिर किससे, राज्यपाल से इससे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ये आगे इसकी चर्चा अलग से है, अलग से आर्टिकल है। लेकिन पहले किससे 2 तरह से टैक्स जमा हो सकता है, या तो नगद या तो फसल के रूप में। अगर कोई फसल के रूप में टैक्स जमा करता है तो अगर फसल से वो नगद रूप में ये कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो आवेदन जमा करेगा किसके पास, उपायुक्त के पास से। उपायुक्त के पास से किसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा, राज्यपाल के पास से उपायुक्त के लिए। उपायुक्त राजस्व अधिकारी जांच के पश्चात वस्तुतः लगान के बदले हेतु उपायुक्त की राशि का निर्धारण करेंगे। 61 में इसी की चर्चा है। 61 के क में अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण। यदि राज्यपाल सूचना के आदेश देते हुए उपायुक्त अधिभोगी रैयत के पक्ष में रूपांतरण के लगान के रूप में कर सकता है। यही जब 61 में जब राज्यपाल उपायुक्त के पास गया है कि रूपांतरण के लिए फसल से नगद में
तो उसका रूपांतरण के लिए फिर किसके पास जाएगा, राज्यपाल को सूचना दी जाएगी। राज्यपाल अगर इसको अप्रूव कर देता है तो फिर वो अप्रूव हो जाएगा। 61 के क्रम में इसकी चर्चा है। रूपांतरित लगान में अपरिवर्तित रहने की कालावधि कितने कितने दिनों के लिए होगी, मतलब अब इसको कब तक अपरिवर्तित किया जाएगा, मतलब इसमें अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने कर दिया है वो 15 वर्षों तक इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर टैक्स की बंदोबस्ती की जा चुकी है उसमें या इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने नगद करा दिया है तो नगद फसल से अगर किसी ने नगद करा दिया है तो उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। अगर बंदोबस्ती की जा चुकी है, बंदोबस्ती में भी कोई मॉडिफिकेशन कितने सालों तक नहीं किया जा सकता है, 15 सालों तक नहीं किया जा सकता। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड कितने सालों तक, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, 15 सालों तक। स्थानीय उपकर लगाने का निर्धारण लगान की अवधि के उद्ग्रहण करने का दंड का नियम है। यदि कोई भूस्वामी किसान के विधि पूर्वक दे लगान का बकाया का ब्याज राशि के अलावा कोई अतिरिक्त कर वसूलता है तो लगान बढ़ाकर वसूलता है, तो ऐसे में भूस्वामी को 6 माह का साधारण ब्याज, मतलब अगर कोई लगान के अलावा कोई अलग से अपने से कोई उपकर वसूल कर रहा है तो उसमें भूस्वामी पर भी केस हो सकता है। कितने का जुर्माना है, 500 और 2 का जुर्माना, या फिर 6 महीने का उनको कारावास का जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ भी लग सकता है। अब हमारा 63 आता है, बंजर भूमि पर बंदोबस्ती पट्टे द्वारा किया जाएगा। मतलब बंदोबस्ती एक प्रावधान है, बंदोबस्ती एक प्रक्रिया है। किसी भी लैंड पर कितना टैक्स किया जाएगा, कितने टैक्स का वैल्यूएशन किया जाएगा, वो एक बंदोबस्ती एक प्रक्रिया है। उसी को हम लोग बोलते हैं बंजर भूमि पर बंदोबस्ती पट्टे किया जाएगा। राज्य सरकार बंजर भूमि पर बंदोबस्ती विहित रूप से पट्टे पर किया जाएगा। प्रत्येक पट्टे की 2 प्रति बनेगी, मतलब 2 रसीद बनेगी। एक रैयत को दी जाएगी, एक जिला उपायुक्त को भेजी जाएगी। 63 का ख में बंदोबस्ती का अपदस्थ रद्द करने का प्रावधान है। बंदोबस्ती में कब अपदस्थ किया जा सकता है, इसका आप कंडीशन को याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो का है। 63 का क में इसकी चर्चा है। अगर 5 वर्षों की अवधि तक उस जमीन पर कोई भी खेती नहीं की जाती है तो इसमें धारा 6 का भी उल्लंघन है, तो उसके तहत इसको अपदस्थ किया जा सकता है। किसी को भी बंदोबस्त से उसकी ज़मीन से उसको अपदस्थ किया जा सकता है अगर उन्होंने 5 वर्षों तक लगातार खेती नहीं की हो। 63 के क में इसकी चर्चा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो हमारा 63 का क हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये हमारे लिए 58 ये सब आर्टिकल का कंडीशंस हमारे लिए कितना का इंटरेस्ट लग सकता है, 6.25%, 3%, किसके पास हम लोग आवेदन देते हैं, उपायुक्त के पास कब आवेदन देते हैं, राज्यपाल के पास कब जाता है, रूपांतरण के क्या क्या प्रावधान है, ये कंडीशंस आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो इस अध्याय में हमारे लिए चैप्टर 9 में हमारे लिए इतना ही। आपकी कोई भी राय हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।